हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 22 ऑफ मई है, आज मंडे है और आज हम डिस्कशन करेंगे कल के साइंस और टेक वाले सेक्शन का जो हिंदू में आता है। 21 ऑफ मई था कल। उसकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, राइट। उसके अलावा जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि ये जो चैनल इसका नाम है अनंत आईएएस पीसीएस 007। ये हेल्पफुल है आपके स्टेट पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एसएससी और बैंक के भी अच्छी खासी न्यूज कलेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा, पहला आर्टिकल उठाते हैं। कल आया था ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू बी मेट। ऐसा लगता है इस आर्टिकल का मैसेज ये है कि ग्लोबल पोलियो टारगेट्स जो सेट किए गए हैं वो इस साल अनलाइकली, मतलब लाइकली का मतलब होता है हो सकते हैं पूरे, और अनलाइकली का मतलब कि पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, राइट। नाउ सिंस 1988 व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली established the global polio eradication initiative GPEI, wild polio virus subtype 2 and subtype 3 have been successfully eradicated। ठीक है, 1988 की बात की जाए, रेफरेंस लिया जा रहा है। जब से ये जीपीईआई इनिशिएटिव शुरू हुआ है, सब टाइप 2 और 3 को कवर करते हुए सक्सेसफुल रहा है पोलियो के वायरसेस को इरेडिकेट करने के लिए। The number of wild polio virus cases across the world have sharply dropped by 99.9%. Today, Afghanistan and Pakistan are the only countries where indigenous wild polio virus subtype 1 transmission continues uninterrupted। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां पे अभी भी टाइप 1 है, जबकि ये इरेडिकेशन प्रोग्राम इस बात को क्लेम करता है कि 99.9% ड्रॉप है इन नंबर्स पे बाकी देशों में। द राइज इन केसेस लास्ट ईयर, द नंबर ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप रिपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान शॉट अप टू 22 in 2 in Afghanistan and 20 in Pakistan from just 5 such cases in 21। तो आर्टिकल कहता है कि इन दो देशों को छोड़ करके यहाँ पे कुछ रिपोर्ट किए गए हैं केसेस, उसके अलावा बाकी नंबर्स में काफी काफी रिलैक्सेशन है। अच्छा, उससे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिन देशों के नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं उन सारे देशों को आप एक बार मैप में जरूर देख लें। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देख रखा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 1 WPVI क्या चीज है, इसका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। साथ ही साथ GPEI ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPEI क्या है, ये भी आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, आपके प्री में इंपॉर्टेंट बन सकता है। मेंस के लिए इतना नहीं, लेकिन हाँ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये WHO का प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश किया है। तो उसके इसमें आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं अपने सोशल इश्यूज में। और जो अभी तक के हम पोलियो से जुड़े हुए जितने भी केसेस, जितना भी हिस्ट्री है, मतलब प्रोग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ, सोशल इश्यूज में मेडिकल इश्यूज जो आते हैं पूछे जाते हैं GS 2-3 में, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये जो अभी आपका आर्टिकल्स को पढ़े, इसके शॉर्ट फॉर्म्स को नोट कर ले। कभी कभी ऐसा होता है पूछ देते हैं कि भाई GPEI क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए GPEI क्या है, इस इनिशिएटिव के बेसिक फीचर्स क्या हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, जो कभी कभी पॉइंटर्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। उसके अलावा कह रहे हैं कि where polio virus transmission had long been eliminated such as Canada, Israel, UK, US। In addition, there has been co-curriculation of multiple poliovirus types occurring in multiple countries globally: Democratic Republic of Congo (DRC), Israel, Malawi, Mozambique, Republic of Congo and Yemen। मतलब इन सारे देशों की भी बात की जा रही है, तो इनको एक बार आप जरूर से जरूर मैप में देख लें। अच्छा, जब इस प्रोग्राम को आप उनकी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी। ये काफी रेलेवेंट मुझको मिली और सोर्स है WHO, कॉपीराइट WHO। नाउ अब इनकी वेबसाइट पर जाके आप डबल चेक कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो 2019 से लेकर के 2023 तक का ये उनका एंड गेम स्ट्रेटेजी थी। और ये टेबल 1 है स्ट्रेटेजी का, जिसमें गोल 1 है इरेडिकेशन करना, तो गोल 2 है इंटीग्रेशन करना, और गोल 3 है सर्टिफिकेशन एंड कंटेनमेंट, उनका जो थर्ड गोल है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 गोल कौन से हैं, तो वो ये है। साथ ही साथ इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ ऑल वाइल्ड पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस का जो पूरा नाम है वो है वाइल्ड पोलियो वायरस, जो स्ट्रेटेजी में यूज हुआ है। स्टॉप ऑल सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस CVDPV आउटब्रेक्स विद इन 120 days। ये उनका पहले गोल 1 था। ऑफ डिटेक्शन एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इमरजेंस ऑफ फ्यूचर VDPVs।
उसके बाद इंटीग्रेशन था कि कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे और देशों देशों के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे ताकि इसको हम कम कर सकें और हम अपने इम्यूनाइजेशन को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें। उसके बाद सर्टिफाई इरेडिकेशन ऑफ WPV कंटेन ऑफ ऑल पोलियो वायरस। इस केस में ये देखा जा रहा था कि इसका जो थर्ड गोल ये है कि सर्टिफाई इरेडिकेशन ऑफ WPV पूरी तरीके से इसको हटा देना और सर्टिफाई करना कि जिन देशों में है या नहीं है, और कंटेन ऑल पोलियो वायरस, जहां जहां पोलियो वायरस है उसको इरेडिकेट करना। इस आर्टिकल है नोवल होस्ट डायरेक्टेड मॉलिक्यूल्स ब्लंट सार्स CoV-2 इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस आर्टिकल की हेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं। पहला तो है मॉलिक्यूल्स, राइट, उसके बाद ब्लंट सार्स कोव 2, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो इस पूरे ही आर्टिकल को पढ़ने के पहले ही समझना जरूरी है कि भाई मॉलिक्यूल्स, साइंस में एक टर्म यूज होता है मॉलिक्यूल्स क्या चीज है, वो आप इसको नोट्स में जहाँ पे आप साइंस पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। अगर किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ ले और ये नहीं पता मॉलिक्यूल्स क्या चीज है तो उस आर्टिकल को पढ़ने कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सार्स कोव 2 ही पूरा नाम है सार्स वायरस का, जिसका कोविड 2 नंबर 2 टाइप का टाइप 2 की बात हो रही है, उस वायरस को यहाँ रेफर किया गया है। और इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी इसका सब टाइप ही माना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, सार्स-कोव-2 वायरस, अगर आपको अलग से पूछा जाए कि इसमें इन्फ्लुएंजा है या नहीं है तो वो चीजें भी मैंने कई बार डिस्कस की हैं, आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली कि सार्स-कोव-2 एक है, जुड़ा हुआ है इन्फ्लुएंजा से, या इन्फ्लुएंजा का पार्ट है या नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस किसे कहते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। स्टडी कहती है इंडियन रिसर्चर्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम बीन एबल टू synthesize small molecules that can effectively halt the infection of cells by SARS-CoV-2 and influenza viruses by targeting the host। तो पहली बार इन्होंने, इंडियन रिसर्चर्स ने ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज या ढूंढ निकाला है जिससे हम SARS-CoV-2 वायरस के टाइप को और इन्फ्लुएंजा वायरस को हम लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, राइट। हिट द हॉल्ट द मतलब रोक सकते हैं, हॉल्ट द इन्फेक्शन, राइट। इन प्लेस ऑफ एंटीवायरल्स एंड डायरेक्टली टारगेट द वायरस इन क्वेश्चन, द टीम को लेड बाय रिसर्चर्स एट IISER मोहाली एंड IT रोपर अटेम्प्टेड द होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी हमने अपनाई इन्होंने और इसको ढूंढ निकाला, राइट। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे कुछ टर्म्स जैसे यूज हुए हैं, PLOs, पैथोजेंस के नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा, साइंस वाले सेक्शन में इसको पूछा जा सकता है। प्री के लिए देखिए कोविड के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीप में सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन साइंस वाले सेक्शन में आया तो जब भी आपको ऐसे कोई आर्टिकल दिखाई दे तो कुछ टर्म्स को रिवाइज हम जरूर कर सकते हैं ना। कंपेयर्ड विद molnupiravir, two novel molecules tested on animals against SARS-CoV-2 virus shows greater efficacy। तो मतलब ऐसी बार ऐसे मॉलिक्यूल्स को इस बार ढूंढ के निकाला गया है सिंथेसाइज करके, जिससे हम SARS-CoV-2 और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप्स को हॉल्ट कर सकते हैं। द रिसर्चर्स from 4 Indian institutions from finally फाइंड इनिशियल सक्सेस विद होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन आपको हिंदू के वेब पेज में मिलेगा, आप जाके इसको पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन जो भी जिस तरह आप समझ सकते हैं उसको पढ़ें। और जैसे कहा कि न्यू मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उसके लिए आप नोट्स बनाएं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेसिक न्यूज ना पूछे कुछ और पूछ दिया जाता है, इसलिए तैयारी उसकी रखनी चाहिए। Now, new technique welcomes calcium 41 to radiometric dating। तो हमने वैसे भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग हमने देखी है, समझी है, मतलब न्यूज में देखी, कमल डायरेक्टली नहीं देखी है। कैल्शियम 41 को हमने पहले भी सुना है। नाउ इस आर्टिकल में समझाया जा रहा है कि जब भी किसी ऐसे ओवरऑल जितना हम जानते हैं कार्बन डेटिंग के बारे में सुना होगा हम लोगों ने, तो उस केस में क्या है, एक टाइम स्पैन के पीछे के टाइम के बारे में हमको पता चलता है कि कितने साल पुरानी ये चीज है, कब इसका इनिशिएशन किया था, किस पर्पस से इसको इनिशिएट किया गया था, तो ओरिजिन ऑफ टाइम पता चल जाता है, राइट। नाउ सिंस इट्स इन्वेंशन 1947, carbon dating has revolutionized many fields of science by allowing scientists to estimate the age of an organic material based on how much carbon 14 it contains। तो इसमें अगर आप सिर्फ कार्बन 14 को अगर समझ लें तो भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि एक्चुअली क्या इस न्यूज में है। तो कैल्शियम 41
और कार्बन 14 इस न्यूज में आप पढ़े और अपने नोट्स बनाए। मेरी समझ से अगर सिर्फ कार्बन 14 आपसे पूछ लिया जाएगा तो भी आपको अगर नहीं पढ़ा तो नहीं बता पाएंगे। उसके अलावा कैल्शियम 41 है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस सेक्शन में। नाउ कार्बन 14 इट कंटेन्स हाउएवर कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, देखिए इसी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 years, so the technique cannot determine the age of objects older than around 50,000 years। मतलब कार्बन 14 सिर्फ 5700 साल पुरानी हाफ लाइफ बता सकती है और उसके पीछे जाना है तो ये टेक्निक हेल्पफुल नहीं है। तो अब नई टेक्निक वेलकम की गई है कैल्शियम 41। ये वो टेक्निक है जिससे आप रेडियोमेट्रिक डेटिंग को भी देख सकते हैं और उससे पीछे के समय पे भी आप चेक कर सकते हैं किसी किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में। 1979 साइंटिस्ट सजेस्टेड यूजिंग कैल्शियम 41। ये कोई आज की इजाद की हुई नहीं, काफी पुरानी है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी डेटिंग को आप यूज करते हैं किस चीज के लिए। Now, with a half life of 99,400 years, it is produced when cosmic rays from space smash into calcium atoms in the soil and is found in the earth crust। ठीक है, तो कैल्शियम 41 के बारे में थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। 1979 में इसकी इन्वेंशन हुआ। साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि कैल्शियम 41 को अगर यूज करते हैं तो विद द हाफ लाइफ ऑफ 99,400 years, it is produced when cosmic rays from space smash into calcium atoms in the soil and is found in the earth crust, opening the door to dating fossilized bones and rock. But several problems need to be overcome before it can be used to reliably डेट ऑब्जेक्ट्स। तो डेट ऑब्जेक्ट्स करने के लिए अच्छा, कभी अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इतने पुराने साल पीछे तक जाने से क्या फायदा होता है, डेटिंग करने से या कार्बन डेटिंग से क्या फायदा है, तो जैसे जैसे हम टाइमलाइन को पीछे जाते हैं और डेटिंग से चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि एक्चुअली किसी चीज का ओरिजिन क्या था, उसको उस वक्त किस तरीके से यूज किया जाता था, क्या उसका सिग्निफिकेंस था और आज के टाइम पे उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली चीज ही समझ में आती, टाइमिंग से पता चलता है कब कब इसको गाड़ा गया, कहाँ कहाँ इसका यूज था, कौन से इलाके में मिला, ये पता चलता है। साथ ही साथ समय के साथ ह्यूमन बीइंग्स और चीजों में क्या होता है, नए नए रिवॉल्यूशन होते हैं, नई नई चीजें ऐड होती हैं, इवोल्यूशन भी होता है, राइट। तो उस इवोल्यूशन को चीजें जब इवॉल्व होती हैं तो उससे भी पता चलता है कि एक्चुअली चीजों को किस तरीके से यूज किया जाता था और उनकी ऊपर जो लेयरिंग हुई है उससे हमें उस स्पेसिफिक टाइम जोन में होने वाले चेंजेस के बारे में भी पता चलता है। सपोज करिए अगर आप आज से 10,000 साल पहले ये जान ले कि 10,000 साल पहले एक आइस एज आया था, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल एक आइस एज आया था और उस वक्त सारी सारी चीजें जम गई थी फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम इसको डेट कर ले, कार्बन डेटिंग कर ले या रेडियो एक्टिव डेटिंग करें तो हमको पता चलेगा कि भैया 10,000 साल पहले ऐसा हुआ था, उस समय इस तरह की सब्जियां उगती थी, उस वक्त ऐसा एनवायरमेंट होता था। तो हम पता हमारी अर्थ की क्रस्ट पे जो ऊपर की लेयर होती है, क्रस्ट की जो लेयर होती है, तो हम पता कर सकते हैं कि हम भी इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। ऐसी हम टेक्नोलॉजी को इजाद कर सकते हैं जो इस तरह के आइस एज से लड़ सकता है। बिकॉज अगर 10,000 साल पहले ऐसी कोई चीज हुई है तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती है, वो दोबारा भी आ सकता है। तो उस केस में एक हमको स्टडी रिसर्च करने का मौका मिलता है, इसलिए डेटिंग्स हेल्पफुल होती हैं। वैसे कि जो कैल्शियम 41 के बारे में नेचर फिजिक्स 9 मार्च 23 में छपी है मैगजीन में, उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। When an organic entity is alive, its body keeps absorbing and losing carbon 14 atoms. When it dies, its process stops and extend carbon 14 start decay away. इस आर्टिकल को आप पढ़े, कार्बन एटम्स के बारे में क्लियरली समझिए और कैल्शियम 41 को मिस मत कीजिएगा, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है और अगर ये इवॉल्व होती है न्यूज तो फिर मेंस में भी पूछी जा सकती है। नाउ जो बॉक्सेस में न्यूज आती है राइट हैंड साइड पे, उसमें 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। फियर ऑफ लार्ज predators drives meso predators to safer areas को समझेंगे। एनालिसिस रिवील्स डिक्लाइन इन लेक वाटर स्टोरेज वर्ल्ड वाइड, मतलब जो लेक वाटर है उसमें वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफी गिरावट देखने को मिली, डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके ऊपर आर्टिकल साइंस में छपा है। उसके बाद फॉरेस्ट हैव लिमिटेड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल, रिसर्चर्स कहते हैं हैव इन्वेस्टिगेटेड द नेचुरल लिमिट्स टू एडिशनल कार्बन accumulation in the biomass of forest in the hypothetical absence of all direct human forest management activities. Under current climate conditions and the removal of all forest management activities, existing forests could increase biomass 44.1 per petagrams of carbon। तो ध्यान दीजिएगा जो कार्बन एमिशन होता है, एक होता है कार्बन अब्जॉर्प्शन। तो फॉरेस्ट में एक ऐसे रिसर्चर्स कह रहे हैं कि
फॉरेस्ट में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन एब्जॉर्प्शन काफी लिमिटेड है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन एब्जॉर्प्शन होता है। एक तो है एमिशन, बाहर निकालना, राइट, छोड़ना, और एक है कार्बन को एब्जॉर्ब करना। तो ओशंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद हमारी अपर जो अर्थ की अपर क्रस्ट है, ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं, हमने एक बार डिस्कस किया था डिटेल में। तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल उनमें होता है और वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज है, जिसमें फॉरेस्ट भी आता है। आपको पता होना चाहिए, साइंस का सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, ये आते पहले वाले बॉक्स में, फियर ऑफ लार्ज प्रेडेटर्स ड्राइव्स मेसो प्रेडेटर्स टू सेफर एरियाज। तो लार्ज प्रेडेटर्स जो होते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन पैदा करते हैं, ड्राइव करते हैं एनवायरनमेंट को, जो कि मेसो प्रेडेटर्स जो होते हैं वो सेफर एरियाज में रहें। मीडियम साइज कार्निवोरस species mesopredators like coyotes or bobcats tend to move into human dominated areas to avoid predation by large carnivores। ये तो साइंस, ये तो नेचुरल नेचर है ये, कि एक प्रजाति दूसरी छोटी प्रजाति को खा के आगे बढ़ती है, चाहे वो कार्निवोरस हो, चाहे वो उससे भी लोअर लेवल के प्रोड्यूसर्स हो। तो इसके ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि साइंस में एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं फूड वेब, राइट। जब हम फूड वेब को पढ़ते हैं तो कोई बात क्लियर हो जाती है कि कौन से लेयर पे किसको कौन सा प्रजाति खा के आगे बढ़ती है, राइट, कंज्यूम करती है। उसके अलावा अगर गूगल की माने, मेसोप्रेडेटर्स इज प्रेडेटर व्हिच ऑक्यूपाइज अ मिड रेंजिंग ट्रॉपिक लेवल इन फूड वेब। तो फूड वेब को देख लेते हैं फटाफट से। इसमें देखिए आप लेयर में पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो घास फूस पेड़ और आपके जो जो भी हमारी पृथ्वी पे जो भी अनाज अन्न उगता है, प्रोड्यूसर्स माना जाता है उसको। उसके बाद इनको जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, राइट। और कंज्यूमर्स को जो 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 कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो होते हैं मेसोप्रेडेटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं एपेक्स प्रेडेटर्स, राइट। तो अगर आप देखें इस पूरे फूड साइकिल में हर लेवल पे एक प्रेडेटर है, पर अगर आप देखें कि इन 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 कंज्यूमर्स को प्रेडेटर्स नहीं बोला जाता है, बिकॉज ये फर्स्ट कंज्यूमर्स होते हैं, पहली बार इन्होंने अन्न को कंज्यूम किया या घास को कंज्यूम किया, तो इनको प्रेडेटर नहीं माना जाता, क्योंकि जो अनाज है या जो पृथ्वी से जो उगने वाला अन्न है या जो ग्रेन्स हैं, वो कोई एनिमल नहीं है, तो इसलिए इनको इनको प्रेडेटर्स नहीं कहा जाता। अगर इनडायरेक्टली तो ये भी है, कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं, लेकिन इनको प्रेडेटर्स नहीं बोला जाता है, कंज्यूमर्स बोला जाता है। ऊपर इनको खाने वाले जो हैं, जिनके ऊपर स्नेक हो गए, आपका फॉक्स हो गई, वाइल्ड फॉक्स हो गई, तो उस केस में जो इनको खाते हैं उनको मेसोप्रेडेटर्स कहा जाता है, प्रेडेटर्स, और उनको खाने वालों को एपेक्स प्रेडेटर्स कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए फूड वेब में कौन क्या है, कौन किसको कंज्यूम करके आगे बढ़ता है, साइंस में छपी हुई न्यूज है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है WHO's गाइडलाइन और नॉन शुगर स्वीटनेस। इसमें वो कहते हैं व्हाई हैव स्वीटनेस लाइक सैकरिन बीन लिंक्ड टू डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड अदर एलिमेंट्स। नॉन शुगर स्वीटनेस आर नोन टू अफेक्ट द गट, रीथिंक द डाइट कोलर, कॉशंस अ डॉक्टर। WHO की एक न्यूज गाइडलाइंस के हिसाब से जो 15 मई को छपी, उसमें इस बात को कहा गया कि सैकरिन एस्पार्टीम सैकरिन और स्टीविया के नाम पे जो शुगर, जो नॉन NSS का मतलब वो नॉन शुगर स्वीटनेस को जो मार्केट में भेजा जा रहा है, उसके लिए कंडीशनल गाइडलाइंस और बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी आपके लिए डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आगे बढ़ा सकती हैं, और इनके ज्यादा यूज से वेट गेन, ओबेसिटी भी कंज्यूमर्स को हो सकती है। तो ये आपके लिए शुगर का ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन अगर आप इनको ज्यादा कंज्यूम करेंगे या रेप्लिकेट करें या फिर आप शुगर को हटा के सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। The NSS category studied by WHO include asulfame K, aspartame, advantame। ये सारे नाम है, ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टीविया, सुक्रालोज, सैकरिन, नियोटेम, मतलब कुछ नाम, और ऐसे कई और सिनोनिम्स भी हैं, वो पूछे जाते हैं। तो जहां पे बोला जा रहा है कि नो शुगर नो कैलोरीज के नाम पर अगर आपको ये एग्जीक्यूट या फिर मार्केट में मिलता है, अगर आप इसको लेते हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल बन सकते हैं, WHO का कहना है। हाउ डिड WHO कंक्लूड इट्स फाइंडिंग? तो उन्होंने कई सारे बॉडी मास इंडेक्सेस के नंबर्स को देखा और उसके बाद स्टडी करी 283 नंबर्स पे और BMI चेक किया, तो उनको पता चला WHO warned that long term use of NSS could lead to increased risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases, chronic kidney disease and cancer। मतलब अगर आप NSS को ज्यादा यूज करते हैं तो ये सब चीजें आपको हो सकती हैं।
राइट। व्हाट आर द कंसर्न्स? कंसर्न्स ये हैं कि प्री डायबिटीज लेवल पे जो लोग हैं उनको इसका ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल से ऊपर मेन वीमेन दोनों को ही ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का खतरा हो सकता है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। और वैसे भी जेनेरिक भी अगर मैं आपसे बात करूं तो शुगर, अगर आप शुगर हो या कोई भी चीज हो, शुगर हो या सॉल्ट हो फॉर दैट मैटर, अगर आप इनको ज्यादा कंजम्पशन करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो इसमें पढ़ने वाली क्या बात है कि कौन कौन से टाइप के शुगर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिनको एनएसएस की कैटेगरी में रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उनकी उसकी लेबलिंग जरूर चेक करें कि इसमें किस तरह के स्वीटनर्स पड़े हुए हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं पड़ा है। क्योंकि आजकल आप देखें फूड प्रोडक्ट्स में, स्पेसिफिकली चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, आपके पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड्स में, फूड फूड लिस्टिंग में अगर आप उठा के देखें, प्रोसेस फूड में अधिकतर करके शुगर और सॉल्ट का एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन होता है। इवन देन कोल्ड ड्रिंक्स में कोला अगर आप पीते हो तो इसमें ऐसे मानिए कि 4 ग्लास, अगर 4 ग्लास शुगर का कॉन्सेंट्रेशन एक बॉटल में होता है, ऐसे मानिए इतना रेशियो होता है हाई। तो आप इतना चीनी कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? आप घर में शिकंजी बना के पी सकते हैं, वो उतना हार्मफुल नहीं है। सो ऑल्टरनेटिव जरूर देखिए, लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज को अवॉइड करना चाहते हैं, टाइप 1 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो उस केस में आप एनएसएस का कॉन्सेंट्रेशन कम करें। और साथ ही साथ ये देखें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके लेबल को बहुत जरूर चेक करें, और ये देखें कि इसमें एनएसएस या कोई ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो नहीं पड़ रहे हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के कौन कौन से टाइप हैं एनएसएस के जो मार्केट में अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्री में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट केस में डब्ल्यूएचओ ने न्यूट्रिशनल एडवाइस देने को बोला है, जहां पर एनएसएस के रोल के साथ साथ वेट लॉस के ऊपर भी एनालिसिस करने के लिए उन्होंने बोला है, और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बनाने की बात करी है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको द हिंदू के FAQ सेक्शन में मिल जाएगा, कल के पेपर में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज, आज का नहीं कल का साइंस और टेक एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिन बच्चों का इस महीने प्री का पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करें। और इसी तरीके से मैं और एफर्ट्स के साथ अच्छे आर्टिकल्स प्रिपेयर करके मिलती रहूंगी आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।